आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम आज पढ़ लेंगे विद्युत धारा के बारे में। इससे पहले हमने विद्युत विभव और प्रतिरोध, इस सभी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, ठीक है, नहीं तो मेरी कोई गलती नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा से, ठीक। तो देखो, विद्युत धारा हमने आप लोगों को इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है कि अगर कोई चालक तार है, ठीक है, और उस चालक तार के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या करते हैं, उस चालक के अंदर यादृच्छिक गति होती है उनकी। कैसी गति होती है, यादृच्छिक, ठीक है, यादृच्छिक गति से इधर उधर घूमते हैं, ठीक है। इस यादृच्छिक गति के कारण इसमें जो नेट आवेश होता है वो जीरो होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, जब हम क्या करते हैं, किसी चालक के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वो क्या करता है कि उसके प्रभाव से विद्युत क्षेत्र क्या करता है, जितने चालक के अंदर जितने धन आवेश होते हैं, यानी कोई भी धन आवेश है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है, इसके ऊपर अपनी ही दिशा में बल लगाता है। अगर मान लो ये विद्युत क्षेत्र है तो इसके ऊपर कितना बल लगाता है, E × Q, अपनी ही दिशा में बल लगाता है किसी धन आवेश के ऊपर, ठीक है। और अगर कोई ऋण आवेश है तो उस पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। अगर कोई मान लो ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उसके अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है, ठीक। मान लो विद्युत क्षेत्र इधर है तो इस पर बल लगेगा इधर, ऋण आवेश की दिशा में, इधर अपोजिट दिशा में, ठीक है। तो इस पर बल कितना लगेगा, E × -, इस पर इतना बल लगता है, ठीक। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऋण आवेश है उस पर विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र बल लगाता है, और जो धन आवेश है वो अपनी ही दिशा में बल लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं किसी चालक के ऊपर, तो उसके अंदर जितने भी चालक हैं, ठीक, आवेश हैं, वो सभी क्या करते हैं, एक ही दिशा में गति करने लगते हैं, ठीक है। देखो, इसके अंदर मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सभी क्या करेंगे, जब इसमें हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया है ऐसे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, तो जितने धन आवेश हैं वो इसी की ही दिशा में गति करेंगे, विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में गति करेंगे, और जो ऋण आवेश हैं वो सभी विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं ऐसे, ठीक है। इधर क्या विद्युत क्षेत्र इधर है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है सभी इस दिशा में गति करेंगे इधर, ठीक है, ऐसे। तो एक नियत वेग हो जाता है इनकी गति एक नियत गति हो जाती है, और आवेशों के चलने से ही क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है, आपको पता है, ठीक है। आवेशों के चलने से ही विद्युत धारा बनती है, ठीक है। अब जो विद्युत धारा है वो हमेशा एक उल्टी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स की उल्टी डायरेक्शन में बहेगी, यानी जो विद्युत धारा है वो हमेशा किधर जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन की गति इधर है तो विद्युत धारा इधर जाएगी, ठीक है। जब आवेश चलते हैं तभी क्या बनती है, विद्युत धारा। अब आवेशों को चलाने के लिए उन्हें चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा कौन देता है, विभवांतर, यानी कोई बैटरी अगर हम जोड़ते हैं तो वो विभव उत्पन्न करती है, विभव। और विभव से क्या होता है, जो धन आवेश हैं उन पर क्या होता है, कम की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ का 10 वोल्ट है और यहाँ का 5 वोल्ट है, ठीक है। तो आवेश यानी जो धन आवेश हैं वो ज्यादा से कम की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। धन आवेश क्या करते हैं, ज्यादा से कम की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो ऋण आवेश है उसके अपोजिट चलना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से क्या होती है, विभवांतर, नियत विभवांतर जब बना रहता है तभी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो देखेंगे विद्युत धारा क्या होता है, समझ आया कि विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, कैसे प्रवाहित होती है, क्योंकि चालक के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जब हम क्या करते हैं, उस चालक के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। विद्युत क्षेत्र कैसे लगाते हैं, बैटरी जोड़ करके, ठीक है। अगर हम किसी चालक में बैटरी लगा देते हैं तो उसका मतलब हो गया कि उस चालक के ऊपर विद्युत क्षेत्र लग गया, ठीक है। वो विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि जो ऋण आवेश होते हैं उन पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। मान लो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो जो ऋण आवेश है उस पर विपरीत बल लगता है, ठीक है। और जो धन आवेश होते हैं उस पर विद्युत क्षेत्र क्या करता है, अपनी ही दिशा में बल लगाता है, ठीक है। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र। अब जब जो ऋण आवेश है वो सभी एक निश्चित गति से एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, ठीक है। और उन आवेशों के गतिमान होने से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो विद्युत धारा के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखो विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। जब किसी चालक में आवेश, जब किसी चालक में
चालक में आवेश एक स्थान से चलकर किसी दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, किसी दूसरे स्थान तक जाते हैं, आवेशों के इस प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो जब आवेशों के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि जब आवेश एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो हम इससे क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है। ठीक है, जैसे एक निश्चित दिशा में बोला गया है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं। मान लो जैसे ये ए है और ये बी है, अगर कोई आवेश ए से बी की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे चलना स्टार्ट कर देते हैं एक निश्चित दिशा में ऐसे, ठीक है, तो इससे क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है। आवेश से सभी इस दिशा में जा रहे हैं, यानी धन की तरफ, इधर क्या होता है प्लस और सॉरी इधर होता है माइनस, इधर क्या है माइनस है और इधर है प्लस। तो जब आवेश एक निश्चित दिशा में जाए माइनस से प्लस की ओर, तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और वो विद्युत धारा की जो दिशा होती है, वो विद्युत धारा की दिशा इधर होती है। ठीक है, विद्युत धारा इधर और इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो इस प्रकार क्या होता है, विद्युत धारा का जन्म होता है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर विद्युत धारा को देखते हैं। माना किसी क्षेत्रफल से डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो उसे औसत विद्युत धारा कहते हैं, उसे औसत विद्युत धारा कहते हैं, देखो यहाँ पर औसत विद्युत धारा क्या है। मान लो जैसे कोई क्षेत्रफल है डेल्टा क्यू, ठीक है, ऐसे देखो, मान लो जैसे ये कोई चालक है, इसका ये क्षेत्रफल है कितना, डेल्टा ए, ठीक है, और इस डेल्टा ए से मान लो एक छोटे से क्षेत्रफल से डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है, डेल्टा टी समय में। तो इसको हम लोग बोलते हैं आई एवरेज, औसत धारा, औसत विद्युत धारा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, औसत विद्युत धारा, एवरेज, इसको हम लोग बोलते हैं औसत विद्युत धारा। इसके ऊपर आई बार लगा देते हैं। ठीक है, अगर तात्क्षणिक धारा होती, तात्क्षणिक धारा क्या होता है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक औसत ले लिया। मान लो जैसे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, उसमें से कितने, हर एक सेकंड में कितने विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, औसत विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर तात्क्षणिक धारा की अगर बात करें, तात्क्षणिक धारा क्या होती है, ठीक है, तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा क्या होती है, इसको इंग्लिश में ना इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट। तो देखो इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक धारा क्या होती है, जो किसी
मतलब बहुत ही कम समय में, एकदम अचानक छोटी से पॉइंट में, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा टी, देखो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग डेल क्यू अपॉन डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा, ठीक है, लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है। उसको हम लोग, मतलब जीरो नहीं है, समय जीरो नहीं है, लेकिन जीरो से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है ना। तो इस तब उस समय तक जो भी धारा उसमें से प्रवाहित होगी, जो भी आवेश उसमें से प्रवाहित होगा, उसको हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक धारा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल दें कि अगर आपसे अभी जस्ट कोई पूछे कि आप अभी समय बताओ कितना हुआ है, तो आप घड़ी में देख करके बोलोगे कि 11:02:15 हुआ है। तो ये जो आप समय बता रहे हो, ये तात्क्षणिक समय कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया, तात्क्षणिक समय समझ आया क्या है। जैसे मान लो आपसे कोई समय पूछता है कि आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है, तो आप उसे देखते हो घड़ी कि आप देख करके बोलते हो कि सर 11:05:32 हुआ है, तो ये आपका जो समय कहलाएगा, ये तात्क्षणिक समय कहलाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से तात्क्षणिक धारा क्या होती है कि जो तुरंत उसमें से किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल से जितने भी आवेश गुजरते हैं, उसके कारण जो धारा बनती है, उस धारा को हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक धारा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो धारा है, विद्युत धारा है, ये एक अदिश राशि होती है। अब देखो इसको आप लोग इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर जो विद्युत धारा है आपकी, ये क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। अब देखो इसके पास विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होती है स्टूडेंट्स, एक अदिश राशि होती है। अब कहोगे सर अदिश राशि कैसे होती है। अब देखो विद्युत धारा के पास परिमाण भी है, ठीक है, हमने इसके बारे में बताया, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा के पास परिमाण भी है, विद्युत धारा के पास दिशा भी है। देखो कैसे, अब हमने बताया कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो किधर होती है, धन आवेश की या फिर इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, तो विद्युत धारा उसके अपोजिट जाएगी ऐसे, विद्युत धारा की दिशा ये होती है। तो निश्चित है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, इसकी दिशा फिक्स हो गई। परिमाण तो आप जानते हो कि किसी चालक में 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 1 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर, ऐसे ये हो गया इसका परिमाण। तो यानी आप अभी तक जो पढ़ते आए हो सदिश और अदिश में कि सदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं, अभी तक की आप लोगों ने जो पढ़ा कि सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनके पास परिमाण हो, जिनके पास क्या हो परिमाण, और जिनके पास क्या हो दिशा, तो वो सभी क्या कहलाती हैं, वो सभी कहलाती हैं सदिश राशियां। ये पढ़ते हैं। अदिश राशियां वे होती है जिनके पास केवल परिमाण हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने बताया कि विद्युत धारा जो है इसके पास दिशा भी होती है, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती है, ठीक है, परिमाण भी होता है। फिर ये अदिश राशि क्यों है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ऐसे देखो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमारे कोई पास कोई चालक तार है ऐसे, और इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, मान के चलो 10 एम्पियर की धारा जा रही है। कितनी, 10 एम्पियर की धारा इस चालक तार के अंदर जा रही है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ से एक इधर ले जाकर के तार जोड़ा और उसमें एक बल्ब लगा दिया ऐसे, ठीक है, एक इस तरह से बल्ब को जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। और एक हमने क्या किया, दूसरी तरफ बल्ब को जोड़ा ऐसे, मान लो एक हमने इस तरह से बल्ब इसमें जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। अब दोनों में, ये दोनों ही बल्ब जो थे 5-5 एम्पियर के थे। अब मान लो इसमें जो धारा गई है, इसमें जो विद्युत धारा गई है 5 एम्पियर की, इसमें जो विद्युत धारा गई वो भी 5 एम्पियर की, ठीक। अब एक बात बताओ, ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बंद हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी बल्ब फ्लो होता है, ठीक, और ये वाला बल्ब भी जलता है, ऐसा क्यों। अब देखो अगर ये सदिश नियमों का पालन करता, अगर ये सदिश के नियम का पालन करता तो इसे नहीं जलना चाहिए था। बात समझते हो, क्योंकि वेक्टर में आप जानते हो वेक्टर सदिश राशि होती है। तो सदिश राशियों में क्या होता है, अगर ये 5 है, इधर ये कितना है 5, और ये इधर कितना है 5, ठीक है, तो हम अगर इनको जोड़ें तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि दिशा मैटर करती है। यहाँ पर देखो 5 इधर प्लस का है, उधर इधर अपोजिट है माइनस है, तो क्या आ जाएगा 0, है ना।
आप लोगों ने 11th क्लास में वेक्टर पढ़ा है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ पर विद्युत धारा को जोड़ते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ से 10 एम्पियर की करंट जाती है तो इधर वाला बल्ब वो भी जलता है, इधर वाला बल्ब वो भी जलता है, दोनों जीरो नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि अंधेरा रहे बल्ब ना जले, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, सब जलते हैं। तो यही एक नियम, यही एक इसमें कमी रह जाती है कि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। आप अपने दोस्त से या किसी से भी ये पूछ सकते हो कि बताओ कि जो विद्युत धारा है वो परिमाण भी होता है उसके पास और उसके पास दिशा भी है, फिर भी वो जो है सदिश राशि क्यों नहीं है, अदिश क्यों है? तो आप देखो, ये तीसरी बात और आ जाती है कि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। विद्युत धारा तीसरी बात है ये, विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करते। सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है, पालन नहीं करते हैं। तो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है विद्युत धारा। बस इसका जो योग होता है वो कैसा होता है? बीजगणितीय योग होता है। कैसा होता है? विद्युत धारा का बीजगणितीय योग होता है। यहाँ पर लिखिए, विद्युत धारा का बीजगणितीय योग होता है। कैसा होता है? बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है, ठीक है, योग होता है। अब देखो बीजगणितीय योग क्या होता है। देखो बीजगणितीय योग में हम लोग क्या करते हैं, जो जैसा नंबर होता है उसी को उसी के जैसा ही जोड़ देते हैं। अगर वो प्लस का है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ, मतलब इसमें दिशा मैटर नहीं करती, ठीक है। कि अगर दिशाएं विपरीत है तो हम उसको अपोजिट चिन्ह के साथ लें, ऐसा तो होता नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ पर अगर बात करें कि विद्युत धारा का मान -5 एम्पियर है, ठीक है, प्लस का 3 एम्पियर है, ठीक है, 8 एम्पियर है और माइनस का 6 एम्पियर है। तो अगर इसको हमें जोड़ने के लिए दे दिया जाए कि जोड़ करके बताओ विद्युत धारा का योग कुल कितना है, तो नेट विद्युत धारा अगर हमें निकालनी रहे तो नेट विद्युत धारा -5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, ठीक है, प्लस 8 एम्पियर माइनस 6 एम्पियर, इन सभी को जोड़ो, -6 11 और 8 3 11, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर नेट विद्युत धारा कितनी आ गई? 0, क्योंकि हमने बस जैसे दी हुई थी धाराएं वैसे हमने जोड़ दिया, ठीक है। अगर माइनस के साथ है तो माइनस, प्लस के साथ है तो प्लस, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इनका बीजगणितीय योग करते हैं, विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग करते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसलिए यहाँ पर सदिश योग का नियमों का पालन नहीं करती है विद्युत, इसलिए विद्युत धारा का एक अदिश राशि है। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी क्या है, हम लोग देखने वाले हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और ये इनका नियम, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो देखो किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे धारा नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे धारा नियम का नियम भी जाना जाता है। देखो क्या होता है, एक संधि होती है, संधि मतलब समझते हैं, इसे हम संधि बोलते हैं। संधि मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जैसे जो भी जंक्शन होता है वहां पर जितनी भी ट्रेनें होती हैं वहां से आकर, मतलब वहां पर आकर के मिलती हैं और फिर वहीं से जाती हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराएं, जैसे मान लो ये जंक्शन की तरफ जा रही है धारा I1, ये जंक्शन की तरफ जा रही है धारा I2, ठीक है, इस तरह से जंक्शन की तरफ आने वाली धाराएं ये I3, और बराबर होती हैं जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग होती है, ठीक है। जंक्शन से दूर जा रही है ये धारा I4, ठीक है, ये धारा दूर जा रही है जंक्शन से I5, इस तरह से ये धारा दूर जा रही है जंक्शन से I6, ठीक है। तो जो किरचॉफ का ये क्या है, जंक्शन है स्टूडेंट्स, है ना, ये क्या है, जंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन, संधि, हिंदी में बोलते हैं इसको संधि, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर होता है जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग की। तो देखो, यानी संधि की ओर आने वाली कुल धाराएं, संधि की ओर आने वाली
आने वाली कुल धाराएं ठीक है, बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं की। संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं की, कुल धाराएं। ठीक है, तो ये है संधि का नियम, यानी संधि की ओर आने वाली कुल धाराएं बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं की। ठीक है, तो इसको हम लोग ना ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो क्या हो गया कि ये संधि की ओर आने वाली कुल धाराओं को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, क्या होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, तो देखो संधि की ओर आने वाली कुल धाराएं कौन कौन सी हैं, तो इनका योग कर लो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, बराबर संधि से दूर जाने वाली कुल धाराएं। संधि से दूर जाने वाली कुल धाराएं कौन सी है, देखो सिग्मा। देखो संधि से दूर जा रही है I4, संधि से दूर जा रही है I5, संधि से दूर जा रही है I6। इन धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, सिग्मा मतलब होता है सबका सम। तो संधि की ओर आने वाली कुल धाराएं बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं के। ठीक है, तो हम लोग ना इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ना सबको इधर ले आए। ठीक है, सबको इधर लेके आए तो क्या हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सबको इधर अगर लेके आए तो देखो यहां पर सिग्मा I1 प्लस सिग्मा I2 प्लस I3 माइनस इधर ले आओ तो सभी क्या हो जाएंगे, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर 0। ठीक है, तो इन सभी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी I बराबर क्या हो जाता है 0, कुल धाराओं का योग 0। अब देखो ये जो है किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यह क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आधारित है, क्योंकि यहाँ पर देखो जितनी धारा इस संधि की तरफ आ रही है उतनी ही धारा संधि से दूर जा रही है। मतलब यहाँ संधि कोई भी धारा नहीं ले रही है। ठीक है, अगर संधि की तरफ 10 धाराएं आ रही है तो कुल उससे से 10 निकल जा रही है, तो संधि खुद तो कुछ ले नहीं रही है, तो इसलिए ऊर्जा संरक्षण के आदेश के नियम पर यह आधारित है। ठीक है, ऊर्जा भी क्या होती है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी ना तो विद्युत धारा इसमें खत्म हो रही है ना तो उत्पन्न हो रही है, तो यह भी क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, यानी संधि की ओर आने वाली कुल धाराएं बराबर होती है संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं की। बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पर कि जो संधि की तरफ आ रही है उनको धनात्मक और जो संधि से दूर जा रही है उनको ऋणात्मक। ठीक है, इस तरह से हम लेकर के किरचॉफ का प्रथम नियम साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। और इतने के लिए जैसे देखो, और हम जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारी संधि है, संधि की तरफ इधर से 5 एम्पियर की करंट जा रही है। ठीक, संधि की तरफ यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट जा रही है। ठीक है, संधि की तरफ यहाँ पर 6 एम्पियर की करंट जा रही है। अब देखो संधि से दूर, यहाँ से संधि से दूर जा रही है 2 एम्पियर की करंट, संधि से दूर इधर जा रही है 1 एम्पियर की करंट, संधि से दूर इधर जा रही है 8 एम्पियर की करंट। अब देखो, आप कुल धाराओं, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाइए, तो संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का योग माइनस संधि की ओर आने वाली कुल धाराएं। संधि की ओर आने वाली कुल धाराएं कितनी है, 5 प्लस 3 प्लस 6। अब देखो संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का योग माइनस संधि से दूर जाने वाली कुल धाराएं 1 एम्पियर। ठीक है, फिर 8 एम्पियर, ठीक, फिर प्लस 2 एम्पियर बराबर क्या होता है 0। इसको यहाँ पर 0 रखिए। ये कितना, 5 3 8 6 14 एम्पियर माइनस यहाँ पर देखो 8 2 10 और 1 11 एम्पियर।
बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान कितना आ रहा है, तो देखो इसको घटा दो 3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस किरचॉफ के नियम का यूज करके, प्रयोग करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम लूप का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलिए, ओके, तो देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम का किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे लूप का नियम भी कहते हैं। इसे लूप नियम भी कहते हैं। लूप का नियम भी कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो एक इसे बंद लूप भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, पास बना है, यहाँ पर एक बैटरी लगी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक लगा हुआ प्रतिरोध, यहाँ पर एक बैटरी लगी है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ये क्या प्रदान करता है, विद्युत वाहक बल प्रदान करता है, जिसे हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है। अब देखो विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही आई। ठीक है, इस तरह से इसमें जाएगी करंट आई। तो विद्युत देखो एम्पियर, इसका नाम दे दो ए बी सी डी। तो जो विद्युत वाहक, यहाँ पर जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ये हमेशा एक बंद पाश पर ही निर्भर करता है। एक बंद पाश होना चाहिए, बंद पाश, इसको क्या बोलते हैं, बंद पाश, या फिर क्लोज्ड लूप होना चाहिए। क्लोज्ड लूप होना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो बंद पाश हमारे पास क्या है, एक एबीसीडी, एक एबीसीडी, एक बंद पाश है, एक बंद पाश है, बंद पाश है। ठीक है, अब इसमें बंद पाश है, तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो क्या होता है कि जो भी विद्युत, ये जो भी बैटरी लगी है, ये जो भी बैटरी लगी है, ठीक है, उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। आंतरिक प्रतिरोध, हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं 0 है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध हम यहाँ पर नगण्य मान लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध 0 मान लेते हैं। आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर की वैल्यू 0 है। ठीक है, तब इस केस में जब आंतरिक प्रतिरोध 0 है, तब इस केस में ये बैटरी जितनी भी विद्युत धारा दे रही है, उसका विभव, उस बैटरी का विभव किसके बराबर हो जाएगा, जो भी यहाँ पे प्रतिरोध लगा है उसके विभव के बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो जो भी परिपथ में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं या जो भी लगा है, उसके गुणनफल के, विद्युत धारा के संगत गुणनफल के, प्रतिरोध के संगत गुणनफल के बराबर होता है। यानी विद्युत जो बैटरी लगी हुई है, ठीक है, जो बैटरी है क्या है, ई। ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो जाएगा, परिपथ में जो भी प्रतिरोध लगे हैं, संगत प्रतिरोधों के विद्युत धारा के गुणनफल के समानुपात, मतलब बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बैटरी लगी हुई, ये जितनी भी आप धारा देगी, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध इसका क्या है, 0 है, तो यहाँ से जो भी धारा जाएगी वो ओम के नियम के अनुसार I इंटू आर के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर I गुणे R हो जाएगा। ठीक है, यही है किरचॉफ का नियम। क्या होता है कि किसी बंद परिपथ में, ठीक है, जो भी विद्युत वाहक बल है बैटरी उत्पन्न कर रही है, वो विद्युत वाहक बल उसमें जुड़े, परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों के विद्युत धारा के संगत गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये है क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, इसे रटना नहीं, समझना है। ठीक है, तो जहां पर जो भी ये बैटरी जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रही है, जो भी विद्युत धारा उत्पन्न कर रही है, वो ओम के नियम के अनुसार बटेगी। तो देखो यहाँ से ये धारा बटी चली, और ओम के नियम के अनुसार जहां पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, I इंटू आर। देखो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है I इंटू आर, ये है ओम का नियम। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार, ये है ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम कहता है कि ये बैटरी जितनी भी विद्युत धारा उत्पन्न करेगी, उसका विभव, इसका विभव किसके बराबर होगा, यहाँ पर जितने भी संगत प्रतिरोध हैं वो उन, और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है विद्युत वाहक बल का मान। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम इधर लेके आए सिग्मा सिग्मा, ठीक है, तो विद्युत वाहक बल यानी इसको अगर इधर हम लेके आए तो ये किसके बराबर हो जाएगी, देखो E माइनस आर बराबर 0, ठीक। तो उनका अंतर, विद्युत वाहक बलों का अंतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल और वोल्टता के अंतर क्या होता है, 0 होता है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग ना ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस V बराबर 0, ठीक है, ऐसे कह सकते हो इस तरह से, या फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो सिग्मा, ठीक है, बराबर 0, ठीक। वोल्टताओं के अंतर के 0 होता है, वोल्टताओं का अंतर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जितना विद्युत धारा का विद्युत विभव यहाँ पर है, क्योंकि जितना विद्युत विभव यहाँ पर है उतना ही विभव यहाँ पर है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध जब 0 है ये आपको मान के चलना है, ठीक है। तो हमारा जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो एक बल पास पर निर्भर करता है। क्या होता है कि बैटरी जितना भी विद्युत बल उत्पन्न करती है वह बल विद्युत धारा और उसके परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों के संगत गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। और उनका अंतर क्या होता है, 0 होता है, ठीक। विद्युत वाहक बलों का अंतर क्या होता है, 0 होता है, ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसके बाद हम इसी किरचॉफ के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो कि पेपर में काफी पूछे जाते हैं और काफी टफ भी होते हैं, मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा बहुत ही इजी तरीके से। अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।